इन्फोसिस अब अपने एम्प्लॉय से उनका वर्क फ्रॉम होम इलेक्ट्रिसिटी यूसेज पूछ रही है, बट क्यों? कंपनी इस इंफॉर्मेशन का क्या करेगी? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। इन्फोसिस के इस अनयूजुअल मूव को हम अपनी पहली स्टोरी में डीकोड करने वाले हैं। दूसरी स्टोरी में अडानी एम्ब्रेयर का इंडिया में एयरक्राफ्ट असेंबल करने का जो डील है वो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री और एचएएल की मिस्ड अपॉर्चुनिटी को भी हाईलाइट करता है। बट क्या ये दूसरे सेक्टर्स के लिए एक टफ लर्निंग भी बन सकता है? तीसरी स्टोरी में एज बजट 2026 कम्स नियर, स्टॉक मार्केट का मूड काफी क्लियर है। इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, फाइनेंस मिनिस्टर से टैक्स रिलीफ चाहते हैं, और सिर्फ नाइस टू हैव रिलीफ नहीं, बल्कि ऐसे चेंजेस जो मार्केट पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को रिवॉर्ड करें और इंडिया के कैपिटल मार्केट्स को और मजबूत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टोरी में इन्फोसिस ने अपने हाइब्रिड एम्प्लॉयज को एक इंटरनल मेल भेजा है। दे वांट कि एम्प्लॉयज उन्हें अब अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूसेज की भी डिटेल्स शेयर करें। ऑफिशियली मैसेज ये था कि हाइब्रिड वर्क अब परमानेंट रियलिटी है, और इसीलिए कंपनी का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट सिर्फ ऑफिस कैंपसेस तक लिमिटेड नहीं रहा। जब एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कंज्यूम हो रही है वो भी टेक्निकली इन्फोसिस के कार्बन फुटप्रिंट का पार्ट है। और अगर एमिशंस को सीरियसली मेजर करना है कंपनी को, तो उन्हें घर का भी डेटा चाहिए होगा। तो इस सर्वे में एम्प्लॉयज कौन से अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, लाइट्स, फैंस, एसीज, हीटर्स एटसेट्रा, लाइट्स का वॉटेज, सोलर पावर का यूज एटसेट्रा एटसेट्रा पूछा जा रहा है। घर पे कोई भी अगर एनर्जी सेविंग आइडिया इंप्लीमेंट किया गया है तो वो भी शेयर करने को बोला जा रहा है। इन्फोसिस के खुद के ऑफिस बिल्डिंग्स का एनर्जी कंजम्पशन नॉर्मल कमर्शियल बिल्डिंग से 50 to 60% एक्चुअली कम होता है। ग्रीन डिजाइन, एफिशिएंट ऑपरेशंस, रिन्यूएबल्स सब कुछ ऑलरेडी बेक्ड इन है। पर घर का एनवायरनमेंट जो कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है वो भी इन्फोसिस एक्चुअली मेजर करना चाहता है। ये भी पहली बार नहीं हो रहा है। 2020-21 में जब दुनिया रिमोट वर्क पे शिफ्ट हो गई थी ड्यूरिंग कोविड, Infosys was among the early global companies जो वर्क फ्रॉम होम एमिशंस को एस्टिमेट और डिस्क्लोज कर रहे थे। तब भी सिमिलर सर्वेस किए गए थे एम्प्लॉयज से। अब जो नया सर्वे है उसका गोल है अर्लियर अजम्पशंस को एक तरीके से रीवैलिडेट करना और रिपोर्टिंग को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाना। नाउ इन्फोसिस का जो सस्टेनेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखा जाए तो काफी सॉलिड है। कंपनी ओवर 15 ईयर्स से सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क पे काम कर रही है। आज इन्फोसिस कार्बन न्यूट्रल है। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन 2008 के कंपैरिजन में 55% कम हो चुका है, और पिछले साल उनकी जो 77% इलेक्ट्रिसिटी थी वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आई है। एक्चुअली इन्फोसिस रिन्यूएबल्स में काफी अर्ली मूवर रहा है। 2014 में ही उन्होंने कर्नाटका में 50 मेगावाट सोलर पार्क का प्लान अनाउंस कर दिया था, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी टू डू दैट। आज उनके खुद के रिन्यूएबल प्लांट्स की कैपेसिटी अराउंड 60 मेगावाट है, जो मेजर कैंपसेस को ग्रीन पावर सप्लाई करते हैं। चलिए ये सब तो ठीक है, बट इन्फोसिस के इस मूव पर क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं। स्केप्टिक्स ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज से उनका इलेक्ट्रिसिटी यूसेज का डेटा मांगना blurs the line between tracking work output to home behavior। ये भी हो सकता है कि पावर कंजम्पशन के नाम पर कंपनी एक्चुअली डिवाइस अपटाइम, वर्किंग आवर्स और एक्टिविटी पैटर्न्स को और क्लोजली ट्रैक करना चाहती हो। अगर मान लो ये इंटेंशन नहीं भी है कंपनी का, तब भी ऐसा डेटा कलेक्शन नॉर्मलाइजेस द आइडिया दैट होम इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑफिस। हो सकता है इन्फोसिस जेन्युइनली ESG डेटा चाहता है, बट ट्रस्ट इज शेप्ड बाय कॉन्टेक्स्ट। एम्प्लॉयज अब तक 70 आवर वर्क कमेंट भूले नहीं है। उस पर ले ऑफ्स और बेंच प्रेशर, रिटर्न टू ऑफिस इनिशिएटिव्स और परफॉर्मेंस लिंक्ड स्ट्रेस रहता ही है। तो जब भी ऐसे नए डेटा रिक्वेस्ट आते हैं तो एम्प्लॉय ये नहीं पूछता कि व्हाट इज द ऑफिशियल रीजन, दे आस्क हाउ एल्स कुड दिस बी यूज्ड। सेकेंड स्टोरी में दिसंबर 2025 में अडानी ग्रुप और ब्राजील के एम्ब्रेयर के बीच MOU साइन हुआ, जिसमें इंडिया में सबसे पहला कमर्शियल एयरक्राफ्ट के असेंबली का यूनिट सेटअप होगा। ये एयरक्राफ्ट साओ होजे डॉस कैंपस में डिजाइन हुए हैं और इसके पार्ट्स ग्लोबल सप्लाई चेन से आएंगे। सर्टिफिकेशन ब्राजील के पास रहेगी, IP उनका होगा, ग्लोबल मार्केट क्रेडिबिलिटी भी उनकी होगी। इंडिया बेसिकली फ्लोर स्पेस और लेबर दे रहा है यहाँ पर। असेंबली का काम जो एयरक्राफ्ट की टोटल वैल्यू का सिर्फ 15 to 20% होता है, वही सिर्फ इंडिया में हो रहा है। और यहीं से एक अनकंफर्टेबल कंपैरिजन शुरू होता है।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL 1940 में बना था और एम्ब्रेयर 1969 में। मतलब इंडिया हैड अ नियर 30 ईयर हेड स्टार्ट। बट फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, एम्ब्रेयर के जेट्स 70 कंट्रीज में फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन HAL ने आज तक एक भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट नहीं बनाया जो ग्लोबल एयरलाइंस खरीदना चाहे। 2024 में एम्ब्रेयर का रेवेन्यू $6.4 बिलियन का था और $26 बिलियन से ज्यादा का ऑर्डर बैकलॉग है। बट HAL का रेवेन्यू रफली $3.6 बिलियन है, जिसका 95% डिफेंस से आता है और एक्सपोर्ट्स सिर्फ 1% है और कमर्शियल एविएशन बेसिकली जीरो है। बट इस प्रॉब्लम का रूट लैक ऑफ स्किल नहीं है, सिस्टम है। ब्राजील ने एरोस्पेस को एक लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया। 1950 में ही उन्होंने एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी के लिए इंस्टीट्यूट को सेटअप कर दिया था और एम्ब्रेयर के फाउंडर्स वहीं से निकले। पहले उन्होंने लाइसेंस्ड एयरक्राफ्ट बनाए, फिर छोटे रीजनल प्लेन्स को डिजाइन किए, फिर एक्सपोर्ट शुरू किया और 1994 में जब एम्ब्रेयर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट था, ब्राजील ने उसे प्राइवेटाइज कर दिया। HAL को हम देखें तो 1964 में नेशनलाइजेशन के बाद HAL एक कैप्टिव सप्लायर बन गया। इनका एक ही कस्टमर था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। विद जीरो कंपटीशन एंड जीरो प्रेशर काम होता रहा, पर इनोवेशन नहीं हुआ। और फिर आता है डिविडेंड प्रॉब्लम। सो HAL प्रॉफिट कमाता रहा और गवर्नमेंट को डिविडेंड्स देता रहा। वो पैसा R&D में भी तो जा सकता था, डिजाइन कैपेबिलिटी बिल्ड हो सकती थी, लेकिन शॉर्ट टर्म रेवेन्यू ने लॉन्ग टर्म टेक सॉवरेनिटी को सैक्रिफाइस कर दिया। अडानी एम्ब्रेयर डील से इकोसिस्टम डेवलप होगा, लेकिन ये एक डायग्नोसिस भी है कि 85 इयर्स के बाद भी इंडिया कमर्शियल एयरक्राफ्ट डिजाइन नहीं कर पाया और अभी भी वो फॉरेन जेट्स को असेंबल कर रहा है। लार्जर पिक्चर में ये स्टोरी सिर्फ एविएशन तक लिमिटेड नहीं है, ये वार्निंग भी है सेमीकंडक्टर्स, EVs, AI जैसों के लिए। हेड स्टार्ट होना काफी नहीं होता, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, इंसेंटिव्स एंड मार्केट डिसिप्लिन भी बहुत मैटर करते हैं। तीसरी स्टोरी में फरवरी 1 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपना 9th कंसेक्यूटिव बजट प्रेजेंट करेंगी और दलाल स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस इस बार काफी फोकस्ड हैं। और हो भी क्यों ना, लास्ट ईयर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। रिटर्न्स म्यूटेड रहे, FIIs सेल ऑफ ने स्ट्रेस लेवल को लगातार बढ़ाए रखा। इसलिए जरूरत है कुछ ऐसे बजटरी मूव्स की जो मूड को, सेंटिमेंट को अपलिफ्ट करे। इसीलिए बजट से पहले सबसे ज्यादा बात हो रही है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT की। आज के टाइम पर डिलीवरी बेस्ड इक्विटी ट्रांजैक्शंस पर STT 0.1% है और डेरिवेटिव्स में ये 0.02% से लेकर 0.125% तक जाता है। हाई वॉल्यूम्स और फ्रीक्वेंट ट्रेड्स के साथ ये कॉस्ट काफी बड़ी हो जाती है। इसीलिए मार्केट बॉडीज जैसे कि BSE, MCX, AMFI और रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स सब ने STT कम करने की एक्सपेक्टेशन रखी है। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी और इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों थोड़ा और एफिशिएंट बनेंगे। दूसरा बड़ा एक्सपेक्टेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी कि LTCG टैक्स का है। आज के रूल्स के हिसाब से इक्विटी स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे 12.5% टैक्स लगता है अगर एक फाइनेंशियल ईयर में गेन्स 1.25 लाख रुपीस से ज्यादा हो तो। मार्केट का ये मानना है कि LTCG रेट 10% तक होना चाहिए। AMFI ने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सजेशन भी दिया है कि टैक्स फ्री LTCG थ्रेशोल्ड को 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जाए और उससे भी आगे जाकर अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 5 साल से ज्यादा होल्ड किया गया है तो उस पर LTCG कंप्लीटली एग्जेम्प्ट हो। इससे इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म नॉइज से दूर रखकर रियल वेल्थ क्रिएशन की तरफ पुश किया जा सकता है। और एक एक्सपेक्टेशन है टैक्स पैरिटी की। आज के सिस्टम में अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरह से टैक्स किया जाता है। इक्विटी कंपैरेटिवली फेवरेबल टैक्स ट्रीटमेंट एंजॉय करता है, जबकि डेट इंस्ट्रूमेंट्स और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर मार्जिनल स्लैब रेट लगता है। मतलब कि हाई इनकम इन्वेस्टर्स के लिए ये टैक्स ज्यादा हो सकता है। इंडस्ट्री का ये कहना है कि अगर इंडिया को जेन्युइनली बैलेंस्ड और मैच्योर फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना है तो डेट और कंजर्वेटिव प्रोडक्ट्स को पनिश नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब रिटायरीज या कंजर्वेटिव ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस डेट प्रोडक्ट्स पर रिलाई करते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये भी समझते हैं कि गवर्नमेंट के लिए फिस्कल बैलेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर यह भी रियलिटी है कि कैपिटल मार्केट्स आज इंडिया के ग्रोथ स्टोरी के कोर पिलर बन चुके हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन ऑल टाइम हाई पर है, SIP इनफ्लोज रिकॉर्ड लेवल्स पर हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अब मार्केट स्टेबिलिटी का एंकर बन रहे हैं। तो
अब बजट 2026 से एक्सपेक्टेशन ये है कि टैक्सेस को और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाया जाए विदाउट क्रिएटिंग कंफ्यूजन या फ्रीक्वेंट रूल चेंजेस। इस बार बजट 2026 को लाइव ट्रैक कीजिए अपस्टॉक्स पर 1 फरवरी को फ्रॉम 10:30 AM ऑनवर्ड्स। हमारे YouTube चैनल पर देखिए बजट का लाइव कवरेज फ्रॉम प्री बजट एक्सपेक्टेशंस टू FM's बजट स्पीच एंड देन decoding the budget in real time and answering your questions. Our experts will do it all for you. So don't forget to tune in to Upstock's YouTube channel 10:30 AM on 1 February. That's it for today's video. एक तरफ Infosys पर्सनल हैबिट्स और कॉर्पोरेट क्लाइमेट गोल्स के बीच की जो लाइन है उसको ब्लर कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन की क्लोजर स्क्रूटनी एक फ्रिक्शन क्रिएट कर सकती है। दूसरी तरफ अडानी एम्ब्रेयर की डील इज अ वेकअप कॉल फॉर इंडियन एविएशन। आज इंडियन एयरलाइंस बोइंग एयरबस से प्लेन्स ऑर्डर कर रहे हैं और एक भी HAL से नहीं। तो लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या हम नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज में भी वही गलती दोबारा करेंगे या इस बार सिस्टम को टाइम पे हम फिक्स कर सकते हैं। तीसरी तरफ बजट 2026 से इन्वेस्टर्स और मार्केट बॉडीज के कुछ क्लियर एक्सपेक्टेशंस हैं। STT का रैशनलाइजेशन, LTCG टैक्स का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के फेवर में टिल्ट होना और डिफरेंट एसेट क्लासेस के बीच टैक्स न्यूट्रलिटी। ओवर टाइम में इसका इम्पैक्ट हाउस होल्ड सेविंग्स, फॉर्मलाइजेशन और इंडिया के लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन पर होगा। If you found this video useful, give it a like, you can share the video और ऐसे ही वीडियोस हर रोज देखने के लिए subscribe Upstocks. See you in our next video tomorrow. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.